बॉलीवुड के इस महान अभिनेता को क्यों सरकार ने दे दी फांसी की सजा। एक ऐसा बॉलीवुड एक्टर जिसे सरकार ने फांसी की सजा सुना दी, कैसे वो पुलिस को चकमा देकर इस सजा से बच पाए, कैसे उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी, क्यों इन्हें बॉलीवुड के आंसुओं का कनस्तर कहा जाता है, कैसे इन्होंने बॉलीवुड में आकर अपने अभिनय के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया, लेकिन आखिर सरकार ने इन्हें फांसी की सजा क्यों सुनाई थी। आखिर कौन है वो कलाकार, चलिए जानते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महान अभिनेता नाजिर हुसैन की। नाजिर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। नाजिर के पिता एक गरीब किसान थे। उनका पूरा परिवार खेती किया करता था, लेकिन कुछ जमींदारों ने उनकी जमीन उनसे छीन ली और नाजिर के परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वो बहुत मजबूर हो गए थे। इसीलिए काम की तलाश में पूरा परिवार लखनऊ शहर जा पहुंचा और लखनऊ रेलवे में नाजिर के पिता गार्ड की नौकरी करने लगे। नाजिर लखनऊ में ही बड़े हुए। उनकी स्कूली शिक्षा ज्यादा नहीं थी, लेकिन नवाबों के शहर लखनऊ में रहते हुए उन्हें शेरो शायरी पढ़ने और रंगमंच का चस्का लग गया था। जब वो बड़े हुए तो अपने पिता की सिफारिश से उन्हें भी रेलवे में नौकरी मिल गई, लेकिन इस नौकरी में उन्हें मजा नहीं आ रहा था और उनका मन नहीं लग रहा था। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने फायरमैन की नौकरी छोड़कर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए सिंगापुर भेज दिया गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उनकी पोस्टिंग मलेशिया हो गई। मलेशिया में एक जापानी टुकड़ी के साथ आमने सामने की लड़ाई में उनकी बटालियन हार गई और जापानी सैनिकों ने नाजिर को कैद कर लिया और युद्ध बंदी गृह में डाल दिया गया। वहां नाजिर की मुलाकात हुई आजाद हिंद फौज के एक सिपाही से। उसकी बातों के जरिए नाजिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने सिपाही से कहा कि वो भी आजाद हिंद फौज में शामिल होना चाहते हैं। जब उन्हें जापानी सेना द्वारा छोड़ दिया गया तो वो दोनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलने के लिए पहुंच गए। नाजिर ने नेताजी से रिक्वेस्ट की कि उन्हें भी आजाद हिंद फौज में शामिल कर लिया जाए। उनकी बात मान ली गई और उन्हें भी फौज में शामिल कर लिया गया। क्योंकि नाजिर अच्छा पढ़ते लिखते थे, इसीलिए नेताजी ने उन्हें आजाद हिंद फौज के प्रचार प्रसार का काम दे दिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो आजाद हिंद के दूसरे सिपाहियों की तरह नाजिर को भी कैद कर लिया गया। उन्हें तो अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई। उन्हें लाल किले में फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। तभी कुछ क्रांतिकारी को पता चला कि इस ट्रेन में आजाद हिंद फौज का एक सिपाही है। उन क्रांतिकारियों ने बीच रास्ते में ट्रेन पर हमला कर दिया और नाजिर को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया। इस तरह से नाजिर फांसी के फंदे से लटकने से बच गए, लेकिन एक बार फिर उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और हावड़ा जेल में बंद कर दिया और तब तक पकड़ कर रखा जब तक 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हो गया। जब वो जेल से छूटे तो भारत के ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नाजिर अपने आप को माँ भारती का सच्चा सबूत मानते थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। किसी ने उनसे कहा कि नेताजी के भाई शरद चंद्र के पास क्यों नहीं चले जाते, शायद वो कोई मदद कर सके। जब नाजिर उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम नाटक और कविता अच्छी लिखते हो, यही काम करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेते। नाजिर पहले भी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर एक नाटक लिखकर उसका मंजन कर चुके थे और कविताएं लिखने के भी शौकीन थे। उन्हें ये बात अच्छी लगी और उन्होंने कोलकाता के नुक्कड़ चौराहे पर नाटक करना शुरू किया। ये नाटक उनके आजाद हिंद फौज में रहे अनुभवों पर आधारित होते थे। तभी उन पर नजर पड़ी कोलकाता के मशहूर थिएटर के मालिक BR सरकार की। उन्होंने नाजिर को साथ में काम करने के लिए ऑफर दिया और नाजिर तैयार भी हो गए। एक दिन बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर विमल राय सरकार से मिलने आए, जो सुभाष चंद्र बोस पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और आजाद हिंद फौज से जुड़े किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। और जब उन्हें नाजिर के बारे में पता चला तो उन्होंने फिल्म में साथ काम करने के लिए नाजिर को ऑफर दे दिया, लेकिन उनका मन फिल्म में काम करने का नहीं था और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन विमल राय के बहुत समझाने के बाद आखिरकार वो मान गए। इस फिल्म का नाम था पहला आदमी। ये आजाद भारत में सुभाष जी पर बनने वाली पहली फिल्म थी जिसकी कहानी नाजिर ने लिखी थी। डायलॉग भी नाजिर के थे। 1951 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद वो विमल राय के साथ कई फिल्मों में साथ काम करते रहे। अनीता, सुजाता, अनुराधा, विमल राय की हर फिल्मों में नाजिर नजर आए। अब दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी नाजिर को अपनी फिल्मों में साइन करने लगे थे, जिसके तहत 50 के दशक में नाजिर ने जीवन ज्योति, समाज, बंदिश, भाई भाई, बाप बेटी, दो रोटी, देवदास, काला पानी, इंस्पेक्टर, मुसाफिर, न्यू दिल्ली, नया दौर, रागिनी, यहूदी, कन्हैया, परवरिश, संतान जैसे कई फिल्म में काम किया। 1960 में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान नाजिर की मुलाकात राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से हुई। बातचीत के दौरान दोनों को पता चला कि दोनों ही बिहार से हैं और राजेंद्र प्रसाद ने नाजिर से कहा कि भोजपुरी में फिल्में क्यों नहीं बनाते, इतने लोग भोजपुरी बोलते हैं तो इस भाषा में भी फिल्म बननी चाहिए। राष्ट्रपति साहब की बात नाजिर को जम गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो भोजपुरी में फिल्म बनाएंगे। थोड़ा टाइम पहले उन्होंने एक विधवा पुनर्विवाह नाम की कहानी लिखी थी और विमल राय को दे दी थी, जिस पर विमल राय फिल्म भी बनाने वाले थे, लेकिन नाजिर ने वो स्क्रिप्ट वापस ले ली और कहा कि मैं इस पर भोजपुरी में फिल्म बनाऊंगा। विमल राय ने कहा भोजपुरी ये कौन सी भाषा होती है। तब नाजिर ने कहा यह राष्ट्रपति की भाषा है, लेकिन फिल्म बनाने के लिए नाजिर को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। इन्हीं दिनों बिहार के आरा जिले में बहुत बड़े बिजनेसमैन विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी रहा करते थे। उनकी कोयले की खदानें भी, जूते की फैक्ट्री भी थी और भी कई बिजनेस चलते थे और राष्ट्रपति के साथ भी अच्छे संबंध थे। राजेंद्र प्रसाद ने विश्वनाथ को खत लिखा और कहा कि वो भोजपुरी फिल्मों में पैसा लगाएं और फिल्म बनाएं। विश्वनाथ को भी आइडिया अच्छा लगा, लेकिन वो सिर्फ पैसा लगा सकते थे, फिल्म नहीं बना सकते थे। इसलिए फिल्म बनाने वाले की तलाश में वो मुंबई पहुंच गए और वहां उनकी मुलाकात हुई नाजिर से और दोनों ने तय किया कि 1.5 लाख रुपए में एक भोजपुरी फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी। इस फिल्म के डायरेक्टर नाजिर थे
और नाम रखा गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो। हीरो अश्विन कुमार, हीरोइन कुमकुम, गाने लिखे शैलेंद्र ने और गाए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। पटना से थोड़ी दूरी पर एक गांव में पूरी फिल्म की शूटिंग हुई, लेकिन 1.5 लाख का बजट 5 लाख पर पहुंच गया। इस फिल्म में विधवा पुनर्विवाह को दिखाया गया था। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस समय विधवा पुनर्विवाह अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया, लेकिन पटना बिहार में पहली बार अपनी भाषा में आई फिल्म को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मुंबई में ये फिल्म 6 हफ्ते तक लगातार सिनेमा घर में लगी रही। इस फिल्म ने भोजपुरी इंडस्ट्री की नींव रखी थी। इसके बाद भोजपुरी में प्रोड्यूसर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए, भोजपुरी में लोग फिल्म बनाने के लिए तैयार हुए। ये कहना गलत नहीं होगा कि नाजिर हुसैन की बदौलत आज भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है। नाजिर भोजपुरी में काम करना तो शुरू कर चुके थे, लेकिन साथ ही हिंदी में भी काम कर रहे थे। उन्होंने श्रीमान सत्यवादी, छाया, असली नकली, पूजा जी, लीडर, राम और श्याम, गंगा जमुना, चंदन का पालना, साहिब, बीवी और गुलाम, दिल ही तो है, भूत बंगला, हीरा, बहुरानी, कश्मीर की कली, समाज को बदल डालो, गीत, कटी पतंग, जुगनू, ज्वार भाटा, शर्मीली आदि फिल्मों में काम किया। उन्होंने 400 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया था। नाजिर अधिकतर फिल्मों में पिता या मजबूत दादा की भूमिका निभाया करते थे और जिस नेचुरलिटी के साथ वो रोते थे, इसकी मिसाल बॉलीवुड में आज तक दी जाती है और उन्हें बॉलीवुड के आंसुओं का करस्तर कहा जाता है। 80 का दशक आते आते उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। साल 1986 में रिलीज होने वाली फिल्म लव और गॉड उनकी आखिरी हिंदी फिल्म मानी जाती है। 21 अक्टूबर 1987 की रात नाजिर अपने एक भोजपुरी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और इस दुनिया से चले गए। आज हिंदी सिनेमा उनके कलाकार के तौर पर मिसाल देता है, तो भोजपुरी सिनेमा उन्हें आदर्श मानता है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा का अस्तित्व है तो सिर्फ नाजिर की वजह से।